नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी में। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्यारे दोस्तों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। पूरे नगर में कोई भी औरत सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उस सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक उल्लू अपना घोंसला बनाकर रहता था। सेठ और सेठ की पत्नी उस उल्लू का खूब ध्यान रखते, उल्लू को हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्यारे दोस्तों, सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था। दोस्तों, एक दिन उल्लू सेठ की पत्नी से कहता है कि हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है कि उल्लू तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उल्लू कहता है कि सेठानी जी, ये बात एक कहानी के जरिए बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, तब सेठानी कहती है कि ठीक है उल्लू, तुम कहानी सुनाओ। तब उल्लू अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों, उल्लू कहानी शुरू करता है। एक समय की बात है, एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा का कोई बच्चा नहीं था। रानी के गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब कभी बाहर निकलकर जाता तो कुछ लोग उसके बारे में कहते थे कि राजा निर्वासिया है और ये रानी बांझ है, जो इसको सुबह सुबह देख लेता तो उसके लिए पूरा दिन नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी होता था। रानी से भी कुछ नहीं कहता था। शहर के लोग राजा के लिए जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगे कि ये राजा तो निर्बंसिया है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि राजा अपनी रानी के साथ राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था कि भगवान, तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमारे लिए ताने मारते हैं कि राजा तो निर्बंसिया है, इसके दर्शन करना गलत है और इसकी रानी बांझ है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुन करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। ये राजा अपने दिमाग में सोच रहा था। रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देख करके यह न समझ पाए कि हमारे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। बहुत देर तक वो रानी अपने महाराज के चेहरे की ओर देखती है। थोड़ी देर के बाद में रानी ने पूछा, महाराज, बात क्या है? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है महाराज, आज बात क्या है? राजा ने समझाया, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? चेहरे पर हमारी उदासी है, तुम इस बात को क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं बनता है कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो उस पर साथ देना और संकट के बारे में जानना? क्या यह मेरा हक नहीं है? प्यारे दोस्तों, रानी के ऐसे शब्द सुनकर के राजा ने कहा कि रानी, तुम हमारी चिंता का कारण, उदासी का कारण पूछती हो? तो सुनो, हम जब समाज में निकल करके जाते हैं तो लोग हमें निर्बंसिया कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने भरे शब्द सुन सुन करके मेरा दिमाग खराब है और यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूं कि भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, रानी अपने पति के यह शब्द सुन करके अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया और कहा कि महाराज, आज आपके चेहरे पर उदासी है। अरे, यह तो खुशी का समय है।
महाराज कहने लगे, रानी वो कैसे? रानी ने जवाब दिया, महाराज हमारा गर्भ ठहर चुका है और हमारे कुछ दिनों के बाद में संतान होने वाली है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक तो करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहो, बहुत रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानी है। राजा ने कहा, क्या तुम सत्य कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराए, यह सच है कि मेरा गर्भ ठहर चुका है। प्यारे दोस्तों, उधर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ कर लाते रहें। प्यारे दोस्तों, उस रानी के गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया और जैसे जैसे समय के अनुसार बच्चे का जन्म लेने का समय आया तो रानी घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगी? जब महाराज यह पूछेंगे कि बच्चा कहां है, उसको हमें दिखाओ, तो मैं उनको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी? अब बच्चे का जन्म लेने का समय नजदीक है, लेकिन मैं अब क्या करूंगी? प्यारे दोस्तों, रानी यह सोच सोच करके बहुत दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी लाज को बचा लो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। प्रभु, मेरे गर्भ में कुछ भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, रानी भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि रानी एक खास दासी आई। रानी दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, तो रानी ने दासी को अकेले में बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाती हूं, मेरे गर्भ नहीं ठहरा हुआ है, मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम मेरे झूठ बोलने में सहारा दो। तुम हमारे महाराज को या किसी और को ये नहीं बताओगी कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा है या मैंने झूठ बोला है, क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती हूं और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ देती हो, इसीलिए दासी मेरा साथ दो। प्यारे दोस्तों, दासी रानी की बात सुनकर सहमत हो जाती है और कहती है, रानी साहिबा, आप परेशान ना हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने झूठ बोला है, महाराज को भी नहीं। प्यारे दोस्तों, फिर क्या होना था, रानी ने उस दासी के हाथ खबर भिजवा दी पूरे महल में कि रानी को लड़का हुआ है। लेकिन दोस्तों, वहां हुआ तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने पति को खुश करने के लिए उस रानी ने झूठ बोला था। दासी के जरिए रानी ने महल में और पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि रानी को लड़का हुआ है। प्यारे दोस्तों, जब राजा ने सुना कि हमारी रानी के लड़का हुआ है, हमारा बेटा हुआ है, तो राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा से सब्र नहीं हो रहा था। राजा अपने राज दरबार से भागा अपने बेटे को देखने के लिए। जब को देखने के लिए वो रानी के पास पहुंचा तो क्या हुआ? रानी ने कहा, आप पुत्र को अभी नहीं देखेंगे। राजा बोले, क्यों नहीं देखेंगे? इतने दिनों के बाद में हमारा पुत्र हुआ है और उसके दर्शन क्यों नहीं करेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज जिद ना करो, कुल पुरोहित का कहना है कि महाराज अगर संतान को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपशगुन है, इसलिए आप अभी नहीं देखेंगे। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे? प्यारे दोस्तों, तब रानी ने समझाया कि महाराज, इतने दिनों तक आपको संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला है, भगवान की कृपा से खुशी मिली है, तो आप धैर्य रखें, जिद ना करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा और जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप देखेंगे। प्यारे दोस्तों, रानी के शब्द सुन करके राजा को पहले तो बहुत बड़ा दुख हुआ, फिर राजा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई है, लड़का तो हमारे हो ही गया है, अब लोग हमें निर्बंसियां नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, जब लड़का हमारा बड़ा हो जाएगा, हम शादी करेंगे, तब देखेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। प्यारे दोस्तों, रानी के यह शब्द सुनने के बाद, मन में यह सोचने के बाद
राजा दरबार की तरफ निकल जाता है। इधर रानी बहुत रोई। दासी के पास मैं बैठ करके कहा कि दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए यह झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं कैसे क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक का झूठ बोल दिया है, लेकिन जब लड़का जवान होगा, जब शादी के लायक हो जाएगा और जब हमारे लड़के के विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी? दासी, मैं क्या करूंगी? तो दासी ने समझाया, रानी साहिबा, घबराए नहीं। जब आपने इतने समय तक झूठ बोल दिया है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल दिया है, तो आप उस दिन का अभी इंतजार करिए। जिस दिन लड़के की शादी हो, उस दिन का भी इंतजार करिए। आगे के लिए फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। प्यारे दोस्तों, तो दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। लगभग 18-19 साल हो गए। तो राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, विवाह करने वाले लोग आने लगे। दूर दूर के राजा अपनी लड़की का विवाह, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उस राजा के पास आने लगे। जब शादी वाले विवाह करने वाले राजा के पास आने लगे, राजा से कहा कि अपने लड़के को दिखाओ, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करेंगे। तो राजाओं की बात को सुन करके, विवाह करने वाले लोगों की बात को सुन करके राजा अपनी रानी के पास पहुंचा और कहा कि रानी, दूर दूर से लोग अपनी बेटियों का रिश्ता हमारे बेटे के लिए लेके आए हैं और हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का? कहाँ है हमारा पुत्र? उसको बुलाओ और दिखाओ हमें, ताकि हम उसको दरबार में शान से ले जाएं और कहें कि देखो, ये है हमारा पुत्र। प्यारे दोस्तों, रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी ये बात सही है, क्योंकि रिश्ते वाले जब आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा कहने लगा, वो कैसी मजबूरी है? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा तो उन्होंने कहा है कि लड़का यहां नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है, लड़के को बिना देखे तो कर सकता है। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर ये मंजूर है तो हमारे बेटे के साथ रिश्ता करें। प्यारे दोस्तों, रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला गया और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कहा कि भाई लोग, क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप रिश्ता करें, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन है लड़के के लिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा, लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मंजूरी नहीं है। प्यारे दोस्तों, कुछ राजा वहां से यह बात को सुन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता बिना सोचे समझे ही राजा के लड़के के साथ में तय कर दिया और कहा कि महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और यह शर्त भी मंजूर है। हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे। अगर आप बारात को लेकर के आएं तो हमारा रिश्ता मंजूर कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो, ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, वो राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। अपने राजा की बात को सुन करके वहां पर रानी ने कुछ नहीं कहा, जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार हैं और विवाह की तैयारियां करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। रानी ने राजा के साथ कुछ समय बिताया। राजा फिर अपने दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी को बहुत दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। अब क्या होगा? विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी दासी? मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया? प्यारे दोस्तों, दासी उस रानी के लिए धैर्य धारण करवा रही है और कह रही है कि रानी साहिबा, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। प्यारे दोस्तों, इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजवाता है अपने पुत्र का विवाह करने के लिए और बारात को शादी में ले जाने के लिए।
जब तैयारी हो जाती है, राजा ने खबर भिजवाई। रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमको दिखाओ, फिर चलते हैं शादी करने के लिए। प्यारे दोस्तों, रानी ने समझा दिया कि महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, आपके लिए भी बहुत बड़ा दोष है, और आप अभी अपने पुत्र को ना देखिए। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की महाराज, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखेंगे। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की तो बात है। राजा तैयारियों में लग गया। राजा दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि दासी, अब मैं क्या करूं। फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, लेकिन अब होगा तो होगा, कुछ भी हो, भगवान को जो मंजूर हो वही होगा। लेकिन दासी, तुम हमारा काम करो। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप आदेश करिए, क्या काम करना है। तब रानी ने कहा, दासी, एक आटे की भीड़ बनाओ और आटे का दूल्हा बनाओ, और वो पालकी में बैठा लो और पालकी को बंद करवा दो, और सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में भी नहीं खुलेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। प्यारे दोस्तों, वही हुआ जो दासी ने आटे की भीड़ का दूल्हा बनाया और दूल्हा बना करके उसको सजाया, और आटे की भीड़ का दूल्हा सजा हुआ उस पालकी में रखा और पालकी को चारों तरफ से बंद करवा दिया। और जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी ने दासी के द्वारा कहलवा दिया कि इस पालकी को रास्ते में कोई खोलेगा नहीं। रानी ने राजा से कह दिया कि महाराज, इस बात का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोलेगा। अगर किस पालकी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है ये पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खोलेगी और वही आप अपने पुत्र को दूल्हा के रूप में देखेंगे। राजा ने जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा। प्यारे दोस्तों, पालकी उठाने वाले पालकी को उठाते हैं। राजा बारात को लेकर के वहां से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए चल देते हैं। चलते चलते जब ये भयानक जंगल में पहुंचे तो राजा ने सोचा कि चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर पेड़ के पास में विश्राम करते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद थोड़ी देर के बाद में यहां से आगे को बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, वही हुआ। कहारों ने एक वृक्ष के पास में पालकी को रख दिया और दूसरे बड़े वृक्ष के पास में सभी लोग बाराती गढ़ वहां आराम करने लगे। अब इधर क्या हुआ, जहां कहारों ने अलग एक वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी वृक्ष के पास में बिल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा, नागिन को दिखाई दे गया इसमें दूल्हा नहीं है, आटे की भीड़ का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। तो नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, क्या बात है, कैसा अंधेर है, क्या अंधेर हो रहा है। तब वो इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है, ये कैसी बारात है जो बिना दूल्हा की बारात जा रही है, और ये जब बारात बिना दूल्हे की वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हा के बारात जा रही है, और इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटा का बना हुआ भीड़ रखा हुआ है। पिया जी, ये कैसा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता है, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ, हम भी चल करके देखें कि बिना दूल्हा की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, पिया जी, अगर ऐसे चलेंगे तो लोग जो बैठे हैं वो देख लेंगे, हो सकता है हमें और तुम्हें मार भी दे। चलो छिप छिपा करके चलते हैं तुमको दिखाने के लिए। पालकी के अंदर देखे कैसे बिना दूल्हा की बारात था। प्यारे दोस्तों, इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर के पत्तों से छिप छिपा करके उसी पालकी में पहुंच जाती है और अंदर घुस जाती है। तो वहां नाग ने क्या देखा कि आटे की भीड़ का बना हुआ दूल्हा रखा है। चुपचाप दोनों ने देखा और फिर पुनः अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
नागिन कहने लगी, कहें आप क्या कहना चाहते हैं। हे प्रिय, अगर तुम कहो तो मैं इस राजा की बारात की शोभा मंडप तक बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, महाराज आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं। तब इच्छाधारी नाग बोला, हे प्रिय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इसी आटे की भीड़ में समा करके इस राजा का बेटा बन जाऊं और दूल्हे के रूप में आ जाऊं और मैं इसकी इज्जत बचा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप ही बताइए, अगर वह विवाह मंडप में जा करके यह पालकी खोली गई और जब दूल्हा नहीं निकला तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी, और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है उस राजा की भी कितनी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो प्रिय, तो मैं इस राजा का लड़का बन करके इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा लूं। प्यारे दोस्तों, नागिन ने अपने पति इच्छाधारी नाग की यह बात सुन करके कहने लगी, महाराज मुझे आप पर भरोसा भी है, विश्वास भी है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि आप दूल्हे का भेष बना करके उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्राय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें उससे क्या मतलब है, हमें सिर्फ इस राजा की इज्जत बचानी है, बस इसीलिए मैं जा रहा हूं, और अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें, हम नागवंशी हैं, हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, केवल रात्रि की बात है और कल जब मैं आऊंगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। प्यारे दोस्तों, अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुन करके नागिन ने आज्ञा दे दी कि महाराज जाओ, लेकिन हमें डर लगता है, आप उसके जाल में मत फंस जाना, हमें भूल मत जाना। इच्छाधारी नाग कहता है, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास करें और हमें आज्ञा दे। प्यारे दोस्तों, वही हुआ। अपनी पत्नी नागिन से आज्ञा लेने के बाद में वह इच्छाधारी नाग उसी पालकी में घुस जाता है और आटे की भीड़ में समाहित होकर के रूप बदल लेता है और बहुत ही सुंदर लड़का बन जाता है, बहुत ही सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ समय के बाद में राजा बारात को लेकर के चल देता है, कहार पालकी को उठा लेते हैं और सीधे वही राजा के यहाँ पहुंचते हैं विवाह मंडप में। प्यारे दोस्तों, इधर क्या होता है, उस राजा ने सभी बारातियों की खास खुशामद की और जब विवाह करने का समय आया तो राजा साहब से कहा, तुम्हारा लड़का कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा, उसको पालकी से निकालो। जो आपने कहा था कि लड़के की पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है, निकालिए पाने बेटे को विवाह की रस्म पूरी करने के लिए। प्यारे दोस्तों, वही होता है। इधर जब राजा पालकी को खुलवाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर दूल्हा निकलता है और इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को हमें इसीलिए अभी तक नहीं दिखाया था, आज हमें सिखाया है, क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत सुंदर है, इसके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेज है। प्यारे दोस्तों, यूएस दुल्हन के पिता यानी दूसरे राजा ने भी जब उस दूल्हा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद में विवाह की रस्म पूरी होती है और उस इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस इच्छाधारी नाग ने यानी राजे के बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और दुल्हन की पालकी जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटा। प्यारे दोस्तों, राजा ने उस राजा को आदेश दिया कि हमारे बेटे की पालकी अलग जाएगी, जिसमें केवल हमारा ही बेटा जाएगा, और आप अपनी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वही हुआ। इधर उस राजा ने भी अपनी बेटी की पालकी तैयार करवाई है। अब अलग अलग पालकी को लेकर के कहार अपने शहर की ओर चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, वो लोग उसी जगह पर आए जहां बारात ने दिन में विश्राम किया था, वहीं आकर के पालकी को रख दिया और राजा ने कहा कि अब थोड़ी देर और विश्राम करें, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमको सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। दोस्तों, पालकियों को कहारों ने एक वृक्ष के पास में रख दिया
और उसके बाद में सब लोग वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ लोग तो वहां पर सो भी गए थे। इधर वो इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बना था, वो अपना भेष बदल के अपनी नही के पास पहुंचता है, जो अपने पाती नाग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और अपने पाती को अपने पास आता देख बहुत खुश हो गई और कहा, पियाजी, राजा के बेटे की शादी की शोभा बढ़ा दी क्या? नाग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वहां इस राजा की इच्छत को बचा दिया और इसके विवाह मंडप की शोभा भी बढ़ाई, और मैंने विवाह भी किया, और वो पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहें। प्यारे दोस्तों, फिर इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, प्रिय जरा सोचो, थोड़ी आज्ञा हम आपसे और चाहते हैं। नागिन कहा, आप दूसरी आज्ञा किस चीज की चाहते हैं? राजा ने कहा, आज्ञा ये चाहते हैं, मैंने बाहर तो इस राजा की इज्जत को बचा लिया। आप जरा सोचें, ये नई नई दुल्हन है, जब ये अपने ससुराल में जाएगी और इसे अपना पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा? मैं बात को सोच सोच के बहुत दुखी हो रहा हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आप आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। नागिन ने जवाब दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब चाहे जो भी हो, अपने बाहर तो इसकी शोभा बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्यारे दोस्तों, उस इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, अरे प्रिय, आप हैरान न हो, आप परेशान न हो, जरा विचार करिए, अगर इस लड़की के लिए इसका पति वहां जाकर के नहीं मिलेगा तो इसका हाल क्या होगा? ये तो मर जाएगी, और ज्यादा नहीं प्रिय, मैं 2 दिन के लिए आपसे आज्ञा और चाहता हूं। 2 दिन के बाद मैं आपके पास में पुनः चला आऊंगा, जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले उसको पीहर ले जाएंगे, और मैं आपके पास चलाऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दें, और उसके बाद हम आपके पास होंगे। मेरी बात पर विश्वास करें, हम आपको धोखा नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। प्यारे दोस्तों, आपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुनकर वो नागिन बहुत दुखी होती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम हमको धोखा दे करके चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे, हमको तड़पता हुआ जंगल में अकेले छोड़ जाओगे, इसीलिए तुम हमसे बार बार जिद कर रहे हो। ऐसी करण भरी बातें सुनकर के इच्छाधारी नाग ने समझाया, प्रिय, मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं लौट करके जरूर आऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 दिन की बात है, 2 दिन की हमें आज्ञा दे दें, आप चिंता न करें, आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुरंत ही लौट करके आऊंगा। प्यारे दोस्तों, उस इच्छाधारी नागिन की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नागिन ने कह दिया कि महाराज, जब ऐसी बात है तो आप जाइए, लेकिन आपसे मैं यही कहती हूं कि आप हमें भूल मत जाना, और हमारे दिल में अब यह आ रहा है कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, फिर इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को समझाया। आज्ञा लेने के बाद वो नाग फिर पुनः पालकी में दूल्हा बन करके बैठ जाता है, और इधर उस रानी ने झूठ बोला था अपने पति से कि मेरा गर्भ भर चुका है, कोई लड़का नहीं हुआ था उसके। वो रानी पूरी रात जागती रही और भगवान के मंदिर में अरदास लगाती रही, प्रार्थना करती रही कि दीन बंधु हमारी रक्षा करें, मेरी लाज को बचाएं। और मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि यह नौबत आ जाएगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करें, मेरी लाज को बचाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से पूरी रात रानी रोते रोते उस मंदिर में सो जाती है। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में रोती रही। केवल दासी को मालूम था कि रानी कहाँ है, और किसी को नहीं मालूम था। प्यारे दोस्तों, इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर के अपने घर पर पहुंचता है, और इधर जब दासियों ने, दरबारियों ने पालकी में राजा के बेटे की सुंदरता को देखा और उस पुत्र को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इसीलिए रानी अपने पुत्र को नहीं दिखा रही थी। और जब रानी की इस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, उसे तो मालूम था कि रानी का कोई पुत्र नहीं हुआ है, तो उस दासी की आंखें चकाचौंध सी हो गईं, आश्चर्य में पड़ गई
और फिर उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, वह दासी उस मंदिर में भागी जिस मंदिर में रानी माथा पटक रही थी और भगवान से अपनी अरदास लगाई हुई थी। दासी भाग करके पहुंचती है मंदिर में और सारी बात रानी को बताती है और कहती है, हे रानी साहिबा, भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ में आई है और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है और सब देखने वाले उसकी तरफ देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब रानी ने अपनी दासी के ये शब्द सुने तो बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी और खुशी के आंसू छलक आए। भगवान को धन्यवाद करने बाद दासी के साथ महल में आती है। पुत्र बद्धू को बड़े सम्मान सहित घर में ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा, ये प्रभु का प्रसाद है, ये प्रभु की कृपा है। प्यारे दोस्तों, इधर उस राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा बहुत ही दान कर रहा था और लंगर लूटवा रहा था, दावतें कर रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थीं। प्यारे दोस्तों, इधर क्या हुआ? अब वो जो इच्छाधारी नाग दूल्हा बनकर के गया था, उसका पति बनकर के गया था, वो उस लड़की के जाल में फंस जाता है, उस लड़की के प्रेम के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे वो अपने इच्छाधारी नागिन को भूलने लगा। 2 दिन की कहकर गया था कि मैं 2 दिन के बाद में लौट आऊंगा, लेकिन 2 दिन की बजाय बहुत दिन हो गए। 1.5 महीना बीत गया, लेकिन उस इच्छाधारी नाग ने उस लड़की के प्रेम के बंधन में फंस करके अपने इच्छाधारी नागिन को भूला दिया, उसके प्रेम के जाल में फंस गया। वो अपनी इच्छाधारी नागिन पत्नी को बिल्कुल भूल चुका था। प्यारे दोस्तों, इधर 2 महीने तक वो इच्छाधारी नागिन अपने पाती नाग का इंतजार करती रही, जंगलों में भटकती रही, इधर उधर देखती रही, ढूंढती रही कि मेरे पति आएंगे, मेरे पति आ जाएंगे। लेकिन इंतजार करते करते उस नागिन को 2 महीने बीत गए और जब 2 महीने गुजर गए तो नागिन को बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और उसके बाद में उसको नाग के लिए क्रोध भी आया। नागिन को क्रोध आया। नागिन कहने लगी, अब हम जाएंगे वही राजा के घर में, अपने पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, उस स्त्री को, उस लड़की को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार इच्छाधारी नागिन उस जंगल में करती है। और इधर उस इच्छाधारी नाग ने क्या किया था कि अपने पिताजी से कहा कि इस राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दो और उसमें पानी भरवा दो। राजा ने पूछा, बता ऐसा क्यों? जवाब दिया गया, पिताजी, हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करें, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हमें कोई शंका है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी जाए और उसमें जल भरवा दिया जाए। बेटे के कहने की देरी थी कि तुरंत ही ये काम हो गया। राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब वो इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी वो नागिन अब नहीं आ पाएगी जिसको मैं भूल चुका हूँ और इस लड़की के प्रेम के जाल में फंस गया हूँ और मैं इस लड़की के साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा इच्छाधारी नाग ने विचार किया। निश्चिंत होकर के वो राजमहल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। प्यारे दोस्तों, इधर 2 महीने के बाद क्रोध में आकर के नागिन जब उस लड़की को डसने के लिए चलती है, राजा के राजमहल के पास में आती है। उसने क्या देखा कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदी है, पानी भरा हुआ है। इच्छाधारी नागिन समझ गई, इसका मतलब है कि हमारे पति नाग ने हमें मरवाने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी गुस्सा भर चुका था और सोचने लगी कि हम अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, वो इच्छाधारी नागिन अब इधर उधर रास्ता ढूंढती है। कोई रास्ता मिल जाए तो मैं जल्दी से अपने पति के पास में पहुंच जाऊं, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी, ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो लाइक कर दो और हमारे चैनल मिटिकल स्टोरी को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमको बहुत सपोर्ट और हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है और उसी के रास्ते वो नागिन जो थी वहीं पहुंची जहां वो इच्छाधारी नाग, उसका पति, उस लड़की के साथ में पलंग पर सो रहा था। जब इच्छाधारी नागिन पहुंची, अपने पति को उस लड़की पास सोता हुआ देखा तो उस इच्छाधारी नागिन को बहुत क्रोध आया। सोचने लगी, विचार करने लगी, ये जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है,
मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को डसती हूं, पति को मारती हूं, तो इस लड़की का क्या हाल होगा? ये पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को डसती हूं, लड़की को मरती हूं, तो हो सकता है मेरे पति इसके गृह जाल में इतने फंसे हुए हैं, कहीं मेरे पति आत्महत्या ना कर ले, कहीं मेरे पति मर ना जाए। मैं तो विधवा हो गई हूं, मुझे तो विधवा बना ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए। प्यारे दोस्तों, ये विचार करने के बाद में क्रोध भरी नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उसे लड़की को डसा, और नतीजा यह हुआ कि उस नागिन ने सोचा कि यहीं पर मैं फन पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। प्यारे दोस्तों, वही हुआ। उस नागिन ने पलंग के पास ही अपना फन पटक पटक करके वहां जान दे दी। इधर जब वह नागिन मर जाती है, सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तो उस इच्छाधारी नाग की जो दूसरी पत्नी थी, वह उठ करके बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए चली जाती है। और इधर वह इच्छाधारी नाग जब उठता है, और जैसे ही उठता है उसकी नजर उसकी नागिन पर पहुंचती है, जो नागिन मरी पड़ी थी। प्यारे दोस्तों, जब उस नाग ने अपनी नागिन को मरा हुआ देखा, बुरी तरीके से अपनी नागिन को उठा करके रोने लगा और पछताने लगा और बार बार एक ही शब्द कहने लगा कि मेरी प्राण प्यारी, तुम मर गई, लेकिन तुम कुछ कह के ना गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको भुला दिया। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? अरे तुम हमारी पहली पत्नी थी। तुमने हमारे साथ ऐसा प्रेम निभाया है जो तुमने जान दे दी। प्यारे दोस्तों, यह सोच करके उसी मरी हुई नागिन को गर्दन में डाल करके और पागलों की तरह वह लड़का राजमहल से बाहर निकलता है और वहां से चलने लगता है और कहने लगता है, रोने लगता है कि तुम मर गई, लेकिन कुछ कह के नहीं गई। प्यारे दोस्तों, यह थी एक इच्छाधारी नाग और नागिन की प्रेम कहानी कि कैसा था उस नागिन का प्रेम। अपने पति इच्छाधारी नाग के प्रति ऐसा प्रेम निभाया जो अपनी स्वयं जान दे दी, लेकिन अपने पति की जान नहीं ली। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहां खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।